नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएड क्लास बाय आनंद राज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सभी के बीच क्लास 10 के साइंस जो सब्जेक्ट है हम लोग उसका प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 तक पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। देखिए, हम इससे पहले आपको बता दिए थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, मतलब यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए, पहला इसमें है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं, सेविंग मिरर में करते हैं। देखिए, हम लोग का जो सेविंग मिरर होता है, हजामती दर्पण होता है, तो उसमें कौन दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूसरा है कि सर्च लाइट के। देखिए, सर्च लाइट क्या होता है कि देखिएगा आप, जो ट्रेन होता है उसके आगे जो बत्ती लगा होता है तो उसी वही सर्च लाइट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्च लाइट। तो उसका काम क्या है कि प्रकाश को क्या करना, एक जगह फोकसित करना, मतलब एक जगह निकालना, उसी को हम लोग सर्च लाइट बोलते हैं। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण। ये क्यों अवतल दर्पण का यूज होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण किसी प्रकार से क्या करता है, एक जगह केंद्रित या अपसरित कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सर्च लाइट में करते हैं। तीसरा है मोटर गाड़ियों की हेडलाइट के परावर्तक रूप में। देखिए, मोटर गाड़ी जो बस ट्रक होता है तो उसके जो हेडलाइट होता है उसका जो आगे वाला देखिएगा वो अवतल दर्पण का रहता है, क्योंकि क्या करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, एक जगह फोकसित करता है, इसलिए इसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। जिसे हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो मोटर गाड़ियों की हेडलाइट के परावर्तक रूप में कौन दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। फिर है डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान और गला के जांच करने में अवतल दर्पण उपयोग। देखिए, जो डॉक्टर होता है, आप देखिएगा जो नाक आंख का जो डॉक्टर होगा, जो गला का डॉक्टर होगा, उसके देखिएगा एक जगह एक दर्पण लगाया रहता है, यहाँ पर कोई एक यंत्र लगाया रहता है, उसमें कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो वही चीज है कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान और गला के जांच करने में कौन दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। पांचवा है परावर्तक दूरबीन में, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में जो परावर्तक दूरबीन होता है उसमें कौन दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। छठा क्या है? सोलर कुकर में। देखिए, सोलर कुकर क्या होता है कि सूर्य के जो प्रकाश आता है उसी से खाना बनाया जाता है, तो उसी एक रखता है, बॉक्स टाइप का रहता है, उसी से खाना बनाया जाता है। तो उसी में कौन दर्पण का यूज किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सोलर कुकर होता है उसमें प्रकाश जब आता है तो अवतल दर्पण आता है, तो उस प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे ज्यादा मतलब उष्मा निकल एक जगह एकत्रित होता है, जिससे खाना क्या हो जाता है? बहुत जल्दी बन जाता है। तो हम 6 पॉइंट बताए आपको अवतल दर्पण का उपयोग। इसमें हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजामती दर्पण में कौन दर्पण का यूज करते थे? आप बता दीजिए। अवतल दर्पण। लुकिंग ग्लास के रूप में, सॉरी, सेविंग मिरर के रूप में। और लुकिंग मिरर के रूप में जब पूछेगा तो आप समतल दर्पण बताइएगा, मतलब चेहरा देखने में कौन दर्पण का किया जाता है? समतल दर्पण। और हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और फिर सर्च लाइट हो गया, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट, ये सब किसमें यूज किया जाता है? अवतल दर्पण में। क्वेश्चन पूछता है इस अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? देखिए, हम बताया ना कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने या हजामती दर्पण के रूप में। इसका भी कारण है। देखिए, इसका आंसर ये होगा। देखिए, सिंपल समझिएगा कि अवतल दर्पण में ज्यादा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन एक कंडीशन होता है, जब इसको हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, हम जब आगे बताएंगे जब अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, तो उसमें हम बताएंगे। तो ये चीज एक बार याद रखिएगा कि एक कंडीशन होता है जिसमें अवतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कंडीशन क्या है? जब उसको हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। इसीलिए उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में। एक कंडीशन आप याद रखिएगा। आगे जब हम अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे बनता है, कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये आगे हम जब बताएंगे तो वहां चीज, लेकिन अभी पहले ये जान लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के दर्पण में क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक
सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग अजामिति दर्पण में किया जाता है। देखिए यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल हम लिखे हैं, आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई आदमी भी आपसे पूछ सकता है कि हम अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, हजामती दर्पण के उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण में हम भी जानते हैं उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में क्या होता है, उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु से क्या बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन समतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण में एक कंडीशन होता है कि इसको आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो वस्तु क्या होता है, काल्पनिक बनता है, सीधा का वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में या हजामती दर्पण के रूप में। यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा का वस्तु के बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। तो सही कहा गया है कि ध्रुव और फोकस के बीच में जब उसको हम रखेंगे तो वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट, मतलब इसमें 3-4 क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ियों की हेडलाइट में क्यों किया जाता है। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए, सबका आंसर सेम ही है, इसलिए हम 3-4 क्वेश्चन को एक जगह ही सेट कर दिए हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट के परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा दंत चिकित्सक द्वारा दांत, कान, गला जांचने में क्यों किया जाता है। सबका आंसर एक ही है, इसलिए हम सब क्वेश्चन क्या किए, एक जगह सम्मिलित कर दिए हैं। सबका आंसर क्या है, देखिए हम पहले ही बताए थे कि अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण को कौन दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। मतलब वो क्या करता है, अभिसारी हम किरण पुंज पढ़ाए थे, उसमें आपको क्या बताए थे, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। मतलब विभिन्न प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आएगा उसको एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो मतलब वही चीज यहाँ पे है कि देखिएगा आप डॉक्टर को होता है, मान लीजिए कि गला किसी को देखना है, कोई डॉक्टर को कान देखना है, तो वहां प्रकाश एक रूप में केंद्रित रहना चाहिए, फैला हुआ नहीं चाहिए, एक रूप में केंद्रित रहेगा, वो चीज अच्छा से दिखाई देगा। चाहे कोई भी हो, गाड़ियों की हेडलाइट हुआ, जैसे गाड़ी में जैसे कोई ट्रक, बस या मोटरसाइकिल जो चीज में हेडलाइट लगा रहता है तो उसमें प्रकाश क्या एक जगह केंद्रित मत है, उसको प्रकाश फैलना नहीं चाहिए, एक जगह केंद्रित रहेगा तो क्या कोई वस्तु एकदम फ्रेश दिखाई देगा। वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट के परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा दंत चिकित्सक डॉक्टर के नाक कान के जांचने में क्यों किया जाता है। देखिए इसका आंसर ये है, लिख देते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित या अभिसरित कर देता है, इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के परावर्तक के रूप में सर्च लाइट में, उसके बाद सोलर कुकर में
तथा डॉक्टरों द्वारा दंत चिकित्सक बोल सकते हैं, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों को देखने में किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, ठीक है, मान लीजिए ए प्रकाश आया, ए प्रकाश आया, ए प्रकाश आया, तो मान लीजिए कि इस जगह अवतल दर्पण हम रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण रख लिए, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पर से क्या करेगा, केंद्रित कर देगा। क्या एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रकाश को केंद्रित कर दे रहा है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसके रूप में, अवतल दर्पण में उपयोग क्या करते हैं कि जो सौर कुकर होता है या सर्च लाइट होता है या हेडलाइट का जो परावर्तक होता है उसके रूप में। देखिए इसका आंसर हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित या अपसरित कर देता है। देखिए विभिन्न प्रकाश स्रोत से, देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकाश स्रोत से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पर क्या कर रहा है, केंद्रित कर। यही क्या है हम लोग का अवतल दर्पण है। ये वाला हम लोग क्या है, अवतल दर्पण है। तो ये वाला क्या कर रहा है, प्रकाश को केंद्रित कर दे रहा है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो। देखिए सर्च लाइट आप देखे होंगे, जो ट्रेन जो होता है उसके आगे जो लाइट लगा रहता है वही सर्च लाइट होता है। देखिए सर्च लाइट काम होता है कि प्रकाश को मतलब केंद्रित करके बहुत तेज प्रकाश आता है, वही सर्च लाइट होता है, मतलब प्रकाश को फैलने नहीं देता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, इन सब में करते हैं। आप फिगर भी बना सकते हैं। हम बता दिए हुए थे अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, आपसे क्वेश्चन तो हर साल में पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो साइड मिरर जो होता है ना, जो मोटरसाइकिल या कोई भी बस ट्रक हो, उसको जो पीछे का कोई वस्तु देखने के लिए जो बगल में लगा रहता है, उसी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो पहला है कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में। पहला क्या हो गया कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईना के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है सड़क या गली में लगे स्ट्रीट लाइट के परावर्तक रूप में। जो देखिएगा जो शहर में जो गली उली में जो पीला वाला जो लाइट लगता है उसी को हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो उसी में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन पैसे पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में क्यों किया जाता है, तो उसमें हम आगे बताएंगे। फिर यहाँ देखिए किसमें यूज किया जाता है कि सड़क या गली में लगे स्ट्रीट लाइट के परावर्तक रूप में। तीसरा है इसका उपयोग मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग खतरनाक किनारों पर सुरक्षा बरतने में किया जाता है, क्योंकि यह अंदर से अवकृत होता है। मतलब जो खतरनाक किनारा होता है, देखिएगा बहुत जगह खतरनाक मोड़ होता है, तो वहां पर देखिएगा सुरक्षा को बरतने के लिए, मतलब एक्सीडेंट ना हो वहां पर, इसीलिए वहां पर कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, क्योंकि वो अंदर से अवकृत होता है। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, अंदर से अवकृत होता है, ये है ना, सॉरी क्या है, अंदर से अवकृत होता है, अंदर से लेपित होता है। क्या होता है, इसका दृष्टि से बढ़ जाता है, इसीलिए इसका उपयोग क्या करते हैं, दृष्टि से मतलब उसको देखने का एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। आगे इसको भी हम बताएंगे क्यों किया जाता है, तो ये चीज आप जान गए होंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पहला हम बताए थे गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, दूसरा बताए हुए थे शहरों या गलियों में जो लगा होता है स्ट्रीट लाइट उसके रूप में, और तीसरा बताए थे कि जो खतरनाक सड़क होता है, मतलब जो तीखा मोड़ होता है, तो वहां पर एक्सीडेंट से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में ही क्यों किया जाता है, उसके जगह पर हम अवतल दर्पण क्यों नहीं किया जाता, इसका भी कारण है। ये जानते हैं क्या कारण है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या पक्ष दिश मतलब पीछे देखने वाले आईने के रूप में या खतरनाक सड़कों पर सुरक्षा बरतने में क्यों किया था। इसमें 2 क्वेश्चन हम इंक्लूड किए, आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा, दोनों का आंसर एक ही है, इसीलिए हम दोनों को इंक्लूड कर दिए हैं। आइए आंसर देखते हैं इसका क्या होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखना होगा, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा
उत्तल दर्पण अंदर से वक्रित होने कारण इसका दृष्टि क्षेत्र जिसे हम फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं, फील्ड ऑफ विजन दृष्टि क्षेत्र करने का मतलब है देखने का क्षेत्र, फील्ड ऑफ विजन बढ़ जाता है। मतलब फील्ड ऑफ विजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर बढ़ने से अच्छा लिख सकते हैं बड़ा हो जाता है, मतलब उसका दृष्टि से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या गाड़ियों के साइड मिरर या खतरनाक सड़कों पर, खतरनाक या तीखा बोल सकते हैं, तीखा मोड़ पर, तीक्ष्ण मोड़ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम आंसर लिखे हैं कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एकदम एक अवतल दर्पण का एक गुण होता है, क्या होता है, सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तथा उत्तल दर्पण अंदर से वक्रित होता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ना, वो अंदर से वक्रित होता है। देखिए अंदर से क्या है, वक्रित है, ठीक है। अंदर से क्या है, अंदर से यहाँ पर बना देते हैं, अंदर से वक्रित है, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग को उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो अंदर से वक्रित है। उत्तल दर्पण अंदर से वक्रित होने का इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। देखिए दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, देखने का क्षेत्र बढ़ जाता है। देखिए दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। देखिए इसका दृष्टि से इतना तक पहुंच गया है, ठीक है। इसका एरिया मतलब फैलते चला जाएगा, इधर इधर फैलते चला जाएगा। देखिए हम इसको ऊपर बनाते हैं, नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। देखिए हम इसको मिटाते हैं, चलता आप लिखे लिए होंगे, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये उत्तल दर्पण हो गया। देखिए इसका दृष्टि कैसे बड़ा होता है, मान लीजिए दृष्टि से इधर इधर इतना, मान लीजिए इसका दृष्टि से बना। अवतल दर्पण का देखते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, हम लोग का अवतल दर्पण ये होता है, ये बाहर से वक्रित होता है। याद रखिएगा अंदर से कौन वक्रित होता है, उत्तल दर्पण, और बाहर से कौन वक्रित होता है, अवतल दर्पण। देखिए इसका कहाँ बनेगा, यहीं पर आके सीमित हो जाएगा। इतने दिन मतलब इसका दृष्टि है बहुत छोटा हो गया। और समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण प्रभावतः क्या होता है, सीधा होता है। इसका क्या होगा, दृष्टि क्षेत्र होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा दृष्टि किसका हुआ, उत्तल दर्पण का। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों के साइड में, मतलब दृष्टि से मतलब देखने का क्षेत्र बढ़ जाता है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र एक शीशे मतलब छोटा जगह में कैप्चर हो जाता है, वही दृष्टि क्षेत्र होता है। मतलब देखने का क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर के, या जो हम लोग का जो खतरनाक मोड़ होता है, जो तीखा मोड़ होता है, उसी में इसका उपयोग करते हैं। इससे पहले हम बताए हुए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में, या जो खतरनाक मोड़ होता है या जो तीखा मोड़ होता है उसमें क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग एक जगह और करते हैं, स्ट्रीट लाइट। देखिए स्ट्रीट लाइट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए हम लोग जो गली होता है, शहर का जो गली मोहल्ला होता है, उसमें देखिए जो पीला वाला बॉल लग रहा था, तो पीला वाला बंद हो गया है और व्हाइट वाला ही बॉल लगता है, उसी को हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। देखिए तो उसमें ही क्यों किया जाता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण को कौन दर्पण के नाम से ना जानता है, एक और नाम है उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। देखिए अपसारी हम पहले ही बताए हुए थे
ये अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो प्रकाश को एक बिंदु स्रोत से क्या होता है फैला देता है, उसी को क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए तो वहां पे स्ट्रीट लाइट का वहां पर काम क्या होता है कि सब जगह प्रकाश को फैलाना, मतलब पूरा गली मोहल्ला को इजोर करना, इसीलिए उसमें कौन दर्पण का यूज करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा, हम लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा किसी एक बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं, जो उत्तल दर्पण होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो अपसारी दर्पण हम इससे पहले आपको बताया था, अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो क्या करता है एक बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश को क्या करता है फैला देता है। देखिए ये हम लोग का है अपसारी किरण पुंज, देखिए यहाँ से प्रकाश निकला तो क्या करता है एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला, इसको क्या करा फैला देता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो वही अपसारी किरण पुंज में है जिसे हम लोग डाइवर्जिंग क्या बोलते हैं बीम बोलते हैं। तो यही यहाँ बोला जा रहा है कि प्रकाश को क्या करता है फैला देता है। जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें क्या चाहिए कि शहर जो पूरा मोहल्ला होता है उसको पूरा मतलब रोशनी चाहिए, तो उसको क्या करेगा ऐसा मतलब उसमें यूज किया जाता है जो प्रकाश को क्या करे फैला दे, इसीलिए उसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। तो वही यहाँ लिखे हैं कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी एक बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं। इससे पहले हम बताए थे कि जो अवतल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं गाड़ियों की हेडलाइट के रूप में। तो देखिए वहां पे हेडलाइट को प्रकाश विभिन्न दिशाओं में नहीं फैला होना चाहिए, सिर्फ आगे जो सामने चीज जो चीज हम देखना होता है, मतलब जो चीज गाड़ी के सामने कोई भी वस्तु को देखना है तो वहां पर क्या चाहिए केंद्रित प्रकाश चाहिए, मतलब फैला प्रकाश नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो स्ट्रीट लाइट होता है स्ट्रीट लाइट उसमें हम लोग कौन दर्पण का करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा उसकी क्या क्या विशेषता होती है, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए पहला है कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है ना धंसा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दर्पण की परावर्तक सतह जो होता है धंसा होता है, तो आप क्या बताइएगा अवतल दर्पण। वही चीज यहाँ पहला क्या हो गया उसका कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है धंसा होता है। देखिए जो ये परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं आपको पहले भी बताए थे, वैसा सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो या जिससे प्रकाश क्या हो टकरा कर वापस लौटे, उसी को क्या बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे सिंपल समझिए आप गेंद को उछालते हैं तो जो सतह होता है जो जिससे गेंद उछल के ऊपर आती है टकरा के ऊपर आती है वही क्या होता है परावर्तक सतह होता है। अब गेंद को नीचा मतलब जो पक्का पर उछाले और गेंद फिर क्या हुआ उछला, तो जो पक्का है उसी वही क्या होता है परावर्तक सतह होता है। तो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसी को क्या बोलते हैं परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग का ये क्या हो गया परावर्तक सतह हुआ, तो क्या है यही हम लोग का क्या होता है अवतल दर्पण। देखिए यही हम लोग का परावर्तक सतह क्या है धंसा हुआ है, ठीक है। तो पहला गुण क्या हो गया ये अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है। दूसरा है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह उसे एक बिंदु पर अपसरित या केंद्रित कर देता है, इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो हम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा अवतल दर्पण। इसके हम ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखिएगा। तो देखिए आगे हम बताएंगे उत्तल दर्पण। देखिए एक होता है उत्तल दर्पण याद रखिएगा, और एक क्या होता है एक लिखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण और एक लिख दीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए एक होता है अपसारी दर्पण याद रखिएगा, एक होता है अभिसारी दर्पण। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है किसे हम कौन दर्पण बोलेंगे। देखिए इसका याद रखने का सिंपल ट्रिक है
देखिए दोनों में प कॉमन, देखिए एगो में प है एगो में भ है, ठीक है, दोनों में सारी लगा है, दोनों में है, मतलब सब चीज सेम है, खाली सिर्फ क्या है ये दोनों डिफरेंट है, प है में भ है। देखिए आप प पढ़िएगा तो पहले प आता है तब क्या आता है भ आता है। तो एक चीज आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें छोटा कौन है, उत्तल छोटा है अवतल बड़ा है, तो पहले प आएगा तब ना भ आएगा, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण क्या कहते हैं अभिसारी दर्पण, मतलब जो छोटा है वो पहले आएगा, मतलब अपसारी पहले आएगा और अभिसारी क्या होगा बाद में आएगा। तो अवतल दर्पण 4 डिजिट का होता है, 4 अक्षर का है, देख लीजिए ये इसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए इधर तो वही बोला जा रहा है, हम लोग पहले ही आपको बताए हुए थे कि जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश को क्या करता है एक बिंदु पर क्या कर देता है केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग अभिसारी दर्पण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, तो आपका यह क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जब निकलती है तो क्या करता है वो एक बिंदु पे क्या कर देता है अभिसारित कर देता है या केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं अभिसारी दर्पण। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह उसे एक बिंदु पर अभिसारित या केंद्रित कर देता है, इसीलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। मान लीजिए देख लीजिए कोई प्रकाश निकला, यहाँ पर हम अवतल दर्पण रख देंगे तो क्या करेगा ये एक बिंदु पर क्या करेगा यहाँ पर केंद्रित कर देगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं अभिसारी दर्पण। दूसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट है अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर कहा गया है देखिए अवतल दर्पण में ज्यादा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन आता है कि जब हम उसको ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये आगे आपको बताएंगे जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है कैसे फॉर्मेशन होता है, उसमें आपको पूरा मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो मतलब वास्तविक में सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक में क्या होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है, हम आपको पहले भी बताए हुए थे। इसीलिए इसमें क्या होता है सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। चौथा है अवतल दर्पण में जब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा रहता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, प्रतिबिंब का क्या बताइएगा वस्तु से क्या होता है सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है बड़ा बनता है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि अवतल दर्पण जब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं वस्तु से क्या होता है बड़ा मतलब आवर्धित होता है, आवर्धित मैग्निफिकेशन होता है मतलब बड़ा होता है। तो इसी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे आप देखिएगा तो समतल दर्पण में भी क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो क्या होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्या होता है वो वस्तु से छोटा होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो वस्तु से क्या होता है छोटा होता है, लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु से क्या होता है बड़ा होता है। तीनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, लेकिन क्या होता है कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। आपको हम 4 नंबर बता दिए, 4 नंबर पॉइंट तक बता दिए थे कि अवतल दर्पण की विशेषता का। 5 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है, एक लिखा हुआ है अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उसके भीतरी सतह से होता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके भीतरी सतह से होता है। देखिए मान लीजिए क्या हो गया अवतल दर्पण हो गया, इसमें जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके भीतरी सतह से हो रहा है, मतलब इससे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। वही यहाँ बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके क्या होता है भीतरी सतह से होता है। अगला देखते हैं अवतल दर्पण में एक वास्तविक प्रतिबिंब एवं उसके वास्तविक यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण में एक वास्तविक वस्तु एवं उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होती है। देखिए यहाँ पे कहा गया जब कोई अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जो उसमें जो वास्तविक वस्तु और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है शून्य होती है, ठीक है। जैसे समतल दर्पण में आप देखते होंगे कि कोई प्रतिबिंब बनता था वो जितना दूरी पर रहता था वो प्रतिबिंब भी क्या करता था उतना दूरी पर बनता था, लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा कोई मतलब गुण नहीं होता है। जितना दूरी पर क्या होगा मतलब जो वास्तविक जो वस्तु होगा मतलब रियल जो वस्तु होगा जो प्रतिबिंब बनेगा दोनों के बीच की जो दूरी हो क्या होगी जो न्यूनतम दूरी हो क्या होगी शून्य या 0 होगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अवतल दर्पण में एक वास्तविक वस्तु एवं उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होती है। आइए अब देखते हैं 7वां है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यदि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है तो इसका आवर्धन क्षमता -1 होता है। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होता है हम आगे बताएंगे। आप सिंपल समझिए कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं, लेकिन आगे हम इसको बहुत डीपली से पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता को। तो देखिए आवर्धन क्षमता याद रखिएगा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन क्षमता क्या होता है ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, और जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो क्या होता है
जो आवर्तन क्षमता क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, आप सिंपल याद रखिएगा, यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है तो प्रतिबिंब का जो आवर्तन क्षमता होगा क्या होगा, -1 होगा। एकदम सिंपल आप याद रखिएगा, माइनस तो लग गया कि प्रतिबिंब वास्तविक बना, जब बराबर है तो क्या बनेगा, 1 होगा, -1 होगा। फिर आगे है दूसरा कंडीशन है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा हो, मतलब वस्तु से जब छोटा हो तो आवर्तन क्षमता क्या होगा, 1 से -1 से अधिक होगा। -1 से अधिक कहने का मतलब क्या होगा, जब -1 से ज्यादा बढ़ेंगे, -2 बढ़ेंगे, -3 बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब और क्या होगा, मतलब उसका मान और कमेगा। तो आप नहीं समझिए कि -1 से ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं ज्यादा है, नहीं तो -1 ज्यादा कह रहे हैं तो कम होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा तो इसका आवर्तन क्षमता क्या होगा, -1 से अधिक होगा। -1 से अधिक करने का मतलब कि उसका मान क्या होगा, कम होगा। तीसरा देखते हैं, यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा, मतलब वस्तु से जब बड़ा होगा तो उसका आवर्तन क्षमता क्या होगा, -1 से कम होगा। -1 से कम करने का मतलब हुआ कि वह -1 से और 0 के बीच में होगा। समझ गए, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हम अवतल दर्पण का पूरा विशेषता बता दिए, अवतल दर्पण का हम बता दिए थे कि क्या विशेषता है। आप देखते हैं उत्तल दर्पण की क्या विशेषता है। देखिए पहला इसका विशेषता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, उभरा होता है। जैसे पहले बताए थे अवतल दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, घसा होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, उभरा होता है। देख लीजिए कैसा उभरा होता है, देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है, देखिए यही इसका परावर्तन सतह है। इससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। देखिए प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन हुआ, तो क्या उभरा हुआ है इसका प्रकाश परावर्तक सतह। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, पहला है उत्तल दर्पण की परावर्तन सतह क्या होता है, उभरा होता है। दूसरा है कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसे वो क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इससे पहले हम बताए थे कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में क्या आती प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और यह क्या है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। अपसारी दर्पण मतलब अपसारी मतलब उसको फैला देता है विभिन्न दिशाओं में। तीसरा इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। तीसरा पॉइंट है, उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभास उस प्रतिबिंब करते हैं, कल्पना करते हैं उस प्रतिबिंब को। चौथा है, उत्तल दर्पण में जब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु की अपेक्षा छोटा या सीधा होता है। मतलब पूछेगा जब वस्तु जब अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में जब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो वस्तु की अपेक्षा क्या बताइएगा, सीधा होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। आइए अब देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उसके बाहरी सतह से होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, इसमें जो प्रकाश का परावर्तन है क्या उसके बाहरी सतह से हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं कि जो उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन उससे क्या होता है, बाहरी सतह से होता है। और लास्ट वाला है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता हमेशा +1 से कम होता है। याद रखिएगा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा पॉजिटिव में मान देगा, ठीक है। और जो बड़ा बनाएगा तो उसका 1 से अधिक आवर्धन क्षमता होगा। जो बराबर प्रतिबिंब बनाएगा वो मतलब 1 के बराबर होगा, और जो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा वो उसका 1 से कम होगा। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता है, हमेशा +1 से कम होता है। देखिए उसका प्रतिबिंब तो छोटा बनता है तो क्या होगा, +1 से छोटा होगा। और आभासी या काल्पनिक बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक क्या होगा, उसका आवर्धन क्षमता होगा। यही चीज लिखे हुए हैं। तो ये चीज आप समझ गए हो।